हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 11th हिंदी विशिष्ट स्वाति। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। अगला पाठ है स्नेह बंध है, जो लिखा गया है मालती जोशी जी के द्वारा। तो आइए पढ़ते हैं पहले इसके केंद्रीय भाव को। स्नेहबंध कहानी का घटनाक्रम मुख्यतः मीता और उसकी सास के इर्द गिर्द घूमता है। कई बार बाह्य आचरण या व्यवहार से हम किसी के बारे में जो धारणा बना लेते हैं, उससे मुक्त होना अत्यंत कठिन होता है। मीता की होने वाली सास प्रथम परिचय में से समय ही मीता के उन्मुक्त सहज और स्वाभाविक व्यवहार को उसकी उच्च श्रृंखला समझ लेती है। मीता का आचरण उसकी सास के मन में अंकित परंपरागत मध्यम वर्गीय संस्कारों में ढली बहू के चित्र से मेल नहीं खाता है। सास बहू के बीच यह दूरियां लंबे समय तक खत्म नहीं होती हैं। कहानी में ऐसा क्षण भी आता है जब उनकी दूरियां कुछ कम होती हैं प्रतीत होती हैं, पर सास का अहम हठधर्मिता तथा पूर्वग्रह संबंधों को सहज बनाने में बाधक सिद्ध होता है। मीता की सास का वह व्यवहार उनके पति और दोनों ध्रुव पुत्र, ध्रुव माता का पति तथा शिव को भी पसंद नहीं है, पर उन्हें मीता की सास को ठेस न लगे इसलिए सहन कर लेते हैं। एक दिन मीता का पति विदेश चला गया। ससुर के आग्रह पर के बाद मीता भी पति के साथ नहीं जाती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके विदेश जाने के लिए अनावश्यक व्यय किया जाए। उसकी यह भावना अपने घर के प्रति उसके उत्तरदायित्व की परिचायक है। एक दिन जब मीता अपने मायके में थी, उसके ससुर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। मीता को पता चलने पर वह तत्काल अस्पताल आकर उनका अच्छा इलाज कराती है। उसकी सेवा शुश्रूषा तथा कर्तव्य भावना को देखकर उसके सास का हृदय परिवर्तित हो जाता है। उन्हें मीता बहू के रूप में ही नहीं, बेटी के रूप में भी दिखाई देने लगती है। कहानी में बदलते सामाजिक परिवेश में सास बहू के संबंध में मर्मस्पर्शी चित्रण इस कहानी में किया गया है। आइए अब जानते हैं मालती जोशी जी का जीवन परिचय के बारे में, फिर पढ़ते हैं इनकी इस कहानी को। ये रही हमारी लेखिका मालती जोशी। सुप्रसिद्ध लेखिका कहानीकार श्रीमती मालती जोशी का जन्म औरंगाबाद महाराष्ट्र के मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में 4 जून सन 1934 ईस्वी को हुआ था। किशोरावस्था से ही उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ में कुछ गीत लिखे जो कवि सम्मेलनों के माध्यम से चर्चित हुए। बाद में कहानियाँ लिखना शुरू किया। आम बच्चों के लिए भी 2-3 वर्षों तक खूब लिखती रहीं। इनकी अनेक रचनाएं देश की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। कुछ रचनाओं का मराठी, कन्नड़, गुजराती और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। श्रीमती मालती जोशी को कहानी लेखन के लिए अनेक पुरस्कार मिले। उन्हें विभिन्न उपाधियों से भी सम्मानित किया गया और पुरस्कृत किया गया। रेडियो और दूरदर्शन से आपकी अनेक कहानियां का नाट्य रूपांतरण प्रसारित हुआ है। आपकी प्रमुख कहानियां हैं समर्पण का सुख, सहचारिणी, मध्यांतर, दादी की घड़ी, जीने की राह आदि। कहानी संग्रह है पाषाण युग, तेरा घर मेरा घर, पिया पीर न जाने, मोरी रंग दीनी चुनरिया, बाबुल का घर, महकते रिश्ते। मराठी और हिंदी में उनके अब तक 41 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। श्री मालती जोशी की भाषा सहज, सरल और संवेदनशील है। उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवारों की गहन मानवीय संवेदनाओं के साथ नारी मन के सूक्ष्म स्पंदनों की पहचान की है। कहानियों में स्थानीय शब्दों के साथ
अलंकारिक शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जिससे सभी कहानियाँ मार्मिक और हृदय स्पर्शी बन पड़ी हैं। महिला कहानीकारों में श्रीमती मालती जोशी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कहानी को एक सार्थक और नई दिशा प्रदान की है। तो ये रही हमारी लेखिका मालती जोशी। आइए पढ़ते हैं अब इनके द्वारा लिखी हुई इस कहानी को। माँ, ये है मीतू मैत्रेयी। ध्रुव ने परिचय करवाया तो देखती ही रह गई। कटे बाल के नीचे एक छोटा सा चेहरा, वह भी आधा धूप के चश्मे से ढका हुआ। गहरे नीले रंग के ऊपर चटक पीले रंग का स्वेटर। उसकी बुनाई इतनी प्यारी कि कोई और होता तो पास बिठाकर पहले बुनाई उतार लेती, बाकी बातें बाद में करती। पर ये मीतू थी मैत्रेयी। अपनी सारी प्रतिक्रिया मन में ही समेटकर मैंने सहज स्वर में कहा, बैठकर मैं चलकर बैठो तुम लोग, मैं पापा को बुला लाऊं। बच्चों के पापा बगिया में आराम कुर्सी में लेटे अखबार पढ़ रहे थे। 4 पन्नों का अखबार, लेकिन पढ़ने में सुबह से शाम कर देंगे। अपनी सारी खीज उन पर उड़ेलते हुए मैंने कहा, बहू रानी आई हैं, चलकर मुआयना कर लो। बहू रानी? किसने कहा? ससुर जी ने कहा। उन्होंने चौंक कर पूछा, फिर चश्मा उतारकर मुझे सीधे देखते हुए बोले, बहू रानी आई हैं तो तुम्हारा स्वर इतना तल्ख क्यों हो गया? मतलब तीखा क्यों हो गया, ऊंचा क्यों हो गया? और कैसे बोल रही थी सासू माँ? एक व्यंग्यात्मक स्वर में। 1-2 नहीं, 7 रहते पूरे 28 साल हो गए हैं। मेरे स्वर का एक एक उतार चढ़ाव उन्हें कंठस्थ हो गया है। फिर भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चाय बनाने के बहाने रसोई में चली गई। सासू माँ को बहुत गुस्सा आ रही है, लेकिन वह गुस्सा को अपने कैसे दिखा सकती है, इसलिए उन्होंने व्यंग्यात्मक स्वर में अपने पति से कहा कि जाओ, बहू रानी आई हैं बाहर मिलने के लिए। आधा पौने घंटे बाद चाय नाश्ता सजाकर बाहर ले गई। अब बताइए, आधा पौन घंटा लगता है चाय बनाने में, लेकिन सासू माँ की गुस्सा, इसलिए चाय को बनने में कितना टाइम लगा? आधा पौन घंटे। और वह गुस्से के मारे लाल होकर न चाय नाश्ता आधे घंटे पौन घंटे में लेके पहुंची। समय बैठकों कहों से गुलजार थी। इस बीच शायद शिव भी कॉलेज से लौट आया था और उसी के किसी चुटकुले पर सब लोग ठहाके लगा रहे थे। अब सब तो बड़े ही खुश थे और खुश नजर आ रहे थे। इसी बीच शिव भी आ गया। मुझे देखते ही शिव ने आगे बढ़कर ट्रे थाम ली। ध्रुव ने मेज से सारा कबाड़ हटा दिया, जगह बनाई। पानी का जग और चटनी की शीशी अंदर छूट गई थी। ट्रे रखकर शिव दौड़कर दोनों चीज़ें ले आया। सब कुछ एकदम स्वाभाविक ढंग से ही हो रहा था। जब से सविता ससुराल गई है, बच्चे इसी तरह माँ के साथ हाथ बटा लेते हैं। तो जो उसकी बहन है, नंद है, वह ससुराल, उसकी शादी हो गई, वो ससुराल चली गई। पहले क्या होता, ससुराल जाने से पहले लड़कियां ही घर का सारा काम करती हैं। अब लड़कियों के ना होने की वजह से लड़के सारा काम संभाल रहे हैं। मैं भी तो देखती हूँ, मीतू नाम की यह लड़की कितना अदब कायदा जानती है, घर की बहू बनकर आ रही है। यह तो हुआ नहीं कि खुद चलकर रसोई घर तक आती, झूठ मूठ ही सही मदद के लिए पूछती, बस लाट साहब की तरह बाहर बैठी रही। लड़के बेचारे बौरे की तरह दौड़ धूप कर रहे हैं। तो देखिए अब सासू माँ को कितनी गुस्सा आ रही है कि आई है बहू रानी, तो ऐसा नहीं कि सहायता करे, थोड़ा सा हेल्प करे। किचन में जाकर मेरे लड़के ही सारा काम किए जा रहे हैं। नाश्ते के लिए गरम समोसे बना लिए थे, सूजी के लड्डू और घर का बना चिवड़ा भी साथ था। हाय माँ, आपने यह सब घर पर बनाया? मीता किलक कर बोली, मैं तो विश्वास नहीं कर सकती हूँ, रोज़ इतना भारी नाश्ता देती हो आप। तभी आपके दोनों सुपुत्र मोटूमल हो गए हैं। ये हमें नज़र मत लगाओ, ध्रुव ने टोका। माँ का जीवन भर की साधना
है हमारे पीछे, जानती हैं माताजी? शिव ने कृत्रिम गंभीरता ओढ़कर कहा। माँ ने हमको खिला पिलाकर ऐसा तैयार कर दिया है कि अब किसी भी कर्कश बीवी मिले हम उससे निपट लेंगे, मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं। तो शिव ने बात को साध लिया, माँ का साथ दिया। कमरा एक बार फिर हंसी से डूब गया। मुझे लेकिन बड़ा ताव आ रहा था। मेरे बच्चों को मोटूमल कहने का हक इसे किसने दे दिया? अभी तो घर में आई भी नहीं और रौब झाड़ने लगी। वाह, यह भी कोई बात हुई? तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें नहीं खिलाया तो हम क्या करें? तुम अपने राज में डबल रोटी खिलाकर उसे दुबला कर लेना। अब माँ है, माँ कुड़क रही है, मन ही मन बोल तो कुछ नहीं रही है, लेकिन माँ के मन में कितने भाव चल रहे हैं वह आप पढ़ सकते हैं। चलो माँ, मैंने अपनी तंद्रा से चौंक कर देखा। सब लोग उठकर खड़े हो गए थे। मीता नमस्ते कर रही थी, फिर वह चली गई दरवाजे तक, छोड़कर हम लोग लौट आए। ध्रुव उसे घर तक छोड़ने चला गया। पहली बार आई थी। बच्चों के पापा घर में आते ही शुरू हो गए। जिस देश को तो तुम नेंग बांटती फिरती हो, उसे यूं खाली हाथी भेज दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खाली प्लेट प्याले समेटकर रसोई में चली आई हूँ। पहली बार आई थी तो कोई क्या करे? रीति रिवाजों का ठेका क्या हमने ही ले रखा है? वह क्या एक बार झुककर पैर भी नहीं छू सकती थी? एक कदम अंग्रेज बनी जा रही थी। सारी शाम मैं रसोई में ही बनी रही। मुझे मालूम था मेरी प्रतिक्रिया जानने को सब उत्सुक होंगे, पर मैंने किसी को हवा नहीं लगने दी। शिव एक दो बार आकर मंडरा गया, पर मैं व्यस्त होने का दिखावा करती रही। रात खाने की मेज पर भी एक अव्यक्त तनाव था। बच्चों के पापा ने एक दो चुटकुले सुनाकर उसे तोड़ने की कोशिश की, पर बात कुछ बनी नहीं। खाने के बाद भी काम कहाँ खत्म होता है? सारे दरवाजे खिड़कियाँ मुझे ही देखने होते हैं। घर भर की बत्तियाँ बुझानी होती हैं। टंकी में पाइप छोड़ना होता है। दूध दही के बर्तन जाली में अलमारी में रखना होता है। आंगन में सूखते कपड़े उतारना होता है। एक एक काम निपटाती जा रही थी कि देखा ध्रुव पास आकर खड़ा हो गया। माँ, उसने कांपते हुए स्वर में पुकारा। क्या है? तौलिए को दहाते हुए मैंने पूछा। तुम्हें मीता कैसी लगी? मेरे लगने का क्या है, तुम्हें पसंद आनी चाहिए बस। नहीं माँ, तुम्हारी पसंद बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी और पापा की। शाम से मन में जो अधड़ उठ रहा था, ध्रुव के प्रश्न से तीव्र हो उठा। तुमने जवाब नहीं दिया माँ। अच्छा, यह बताओ, क्या उसे पता था कि तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने प्रति प्रश्न किया। हाँ, क्यों? तो क्या वह ढंग के कपड़े पहनकर नहीं आ सकती थी? कम से कम तुम उसे। मैंने कहा था माँ। फिर वह बोली, मैं जैसी हूँ वैसी उन्हें देख लेने दो, बेकार नाटक करने से क्या फ़ायदा। खैर, कपड़ों को छोड़ो, वैसे कैसी लगी बताओ? ध्रुव इतनी अजीज़ी से पूछ रहा था कि उसका दिल दुखाते न बना। अच्छी है, मैंने अनमने ढंग से कहा और बात समाप्त कर दी। वरना सच तो यह था कि मैंने मीता को ठीक से देखा ही नहीं था। पहली ही नज़र में उसका हुलिया देखा और मन खट्टा हो गया था। बहू को लेकर मन में कितनी कोमल कल्पनाएं थीं, सब राख हो गई थीं। गुस्सा तो अपने लाडले पर आ रहा था। प्रेम करते समय इन लोगों की अक्ल क्या घास चरने जाती है? देखिए, सासू माँ के मन में कितना ही ज़्यादा कौतूहल उठ रहा है, लेकिन वह लड़के के प्यार के कारण लड़के के प्यार के सामने अपने कौतूहल को भी छिपा रही है। कैसे प्यारे प्यारे रिश्ते आ रहे थे, पर तकदीर में तो यह कर्कश
यह सर्कस सुंदरी लिखी थी ना, एक सांस भरकर रह गई मैं। एक बार हम लोगों की स्वीकृति की मोहर लगने भर की देर थी, फिर तो सारे काम फटाफट और कायदे से होते चले गए। मीता के पिताजी स्वयं घर आए और उन्होंने औपचारिक रूप से रिश्ते की पहल की। मीता को अपनी बहू बना लेने के लिए करबद्ध निवेदन किया। उन्होंने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद उनके बच्चे अक्सर हॉस्टल में ही रहे। वे भी हमेशा टूर पर बने रहे। 2 साल पहले लड़के की शादी हुई, तब से घर कुछ आकार ग्रहण करने लगा है। हॉस्टल में रहने के कारण मीतू काफ़ी कुछ सीखने से वंचित रह गई है। वे तो डर रहे थे, पर ध्रुव ने उन्हें आश्वस्त किया कि माँ बहुत सहनशील और स्नेहमयी है, वे उसे अपने अनुसार ढाल लेंगी। उत्तर में ध्रुव के पापा ने भी उन्हें आश्वस्त किया, कहा कि हम लोग इतने दकियानूसी नहीं हैं कि एक आर्किटेक्ट लड़की में 16वीं सदी की बहू तलाश है। इस प्रकार बहुत ही सौजन्यपूर्ण वातावरण में परिचय का पहला दौर समाप्त हुआ। फिर धूमधाम से सगाई हुई। एक सूची में मैंने ध्रुव को पकड़ाई थी। सूची क्या थी? होने वाली बहू के लिए पूरी आचार संहिता थी। मीता अब शादी के बाद इस घर में आएगी। भविष्य में वह बाल नहीं कटाएगी, हाथ में चूड़ियाँ डालने की आदत डालेगी, शादी में सिर ढकेगी, घर में मेहमान रहेंगे तब साड़ी पहनेगी, लोगों के सामने ध्रुव का नाम नहीं लेकर पुकारेगी। खूब लंबी सूची, बारीक से बारीक जो भी बात आती गई जोड़ दी जाती थी। शिव ने तो उसका नाम 20 सूत्री कार्यक्रम रख दिया था। देखिए, सासू माँ ने सूची थमा दी बना के कि मेरी बहू आएगी तो वह कितना सब कुछ नियमों का पालन करेगी। आते जाते ध्रुव को छेड़ देता, दादा भाई भाभी कितने सूत्र रटा दिए। अब वह ध्रुव जो है वो उसका भाई जो है ध्रुव के मज़े ले रहा था। कभी कहता भाभी को कहना फर्स्ट डिवीज़न आने से भी चलेगा, पर कम से कम पास होने लायक नंबर तो आने ही चाहिए। यह छेड़छाड़ सिर्फ मजाक के तौर पर नहीं होती, इसमें एक अव्यक्त आक्रोश भी था। माँ के कारण उन लोगों की छाप एकदम पुरातन पंथी हो गई थी। ध्रुव मुँह से तो कुछ नहीं कहता था, पर शिव को छोड़ने पर उदास जैसी हंसी हंस देता। उससे यह स्पष्ट हो जाता था अब ध्रुव भी परेशान है कि मैं कैसे फॉलो करवाऊंगा इतने सारे नियम। आखिरकार एक दिन मैंने कह दिया, देखो शिव, ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं। ये मत सोचो कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। मेरी तो बस यही इच्छा है कि नई बहू आते ही आलोचना ना शुरू हो जाए। आखिर मेरी भी तो वह कुछ लगती है, और तुम तो जानते हो शादियों में कुछ लोग आते ही इसी मकसद से हैं कि नुक्स निकालें और आलोचना शुरू कर दें। अब माँ का कहना है कि माँ मुझे कोई कुछ नहीं है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मेरी भी तो कुछ इज्जत है, उसको बहू रखे आगे चलकर। बच्चे इसके बाद चुप हो गए थे। वैसे मैंने एकदम गलत भी नहीं कहा था। शादी में सचमुच कुछ लोग मीन मेख निकालने के लिए ही आते हैं। नई नवेली दुल्हनों को सब ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ती है। झूठ क्यों बोलूं, खुद ही मैं एक बार इस अभियान में सम्मिलित हुई हूँ। दोनों ओर के परिवारों में अब तक जितनी बहुएं आई हैं, सबके लिए मेरे पास कहने के लिए कुछ ना कुछ है। सुरेश की बहू रसोई तक में चप्पल पहनकर घूमती है। महेश की बहू 9 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती है। राजन की बहू रसोई में झांकती तक नहीं। आलोक की बहू 24 घंटे उसके नाम का जाप करती रहती है। जेठ ससुर तक उसे होश नहीं
रहता। निखिल की बहू तो और भी 30 मार का है। जहाँ पति को 4 लोगों के बीच हंसते बोलते देखेगी, बच्चे को लद्दे से लाकर गोद में पटक देगी। ये सारे नमूने मेरी आंखों के सामने, इसलिए मन में एक आदर्श बहू की कल्पना थी। सोचा था कि ध्रुव के लिए जो लड़की लाऊंगी वह इन सबसे अलग होगी। तो देखिए सासू माँ की कितनी बड़ी कल्पना है, और बहू देखते हैं आगे चलकर कितना खरी उतरती है उनकी कल्पनाओं पर अपना सोचा सब कहाँ हो पाता है। तुम्हारी सारी शर्तों का पालन करेगी तब तो तुम्हें वह अच्छी लगेगी ना माँ। ध्रुव ने एक दिन गले में बाहें डालकर बड़ी आशा से पूछा था। तब यही सोचकर संतोष कर लिया था कि लड़का आज भी मुझे कितना चाहता है। आसपास के वातावरण को देखते हुए यह भी कम न था। शादी हुई और खूब धूमधाम से हुई। घर की पहली शादी। अनगिनत मेहमान आए थे। उनमें से कईयों को निराश लौटना पड़ा। टीका टिप्पणी का एक भी मौका हाथ नहीं लगा। मैं खुद बहुत डरी हुई थी, तो एक लड़के की माँ नहीं थी, एक तो लड़की की माँ नहीं थी। करता धरता बड़ी बहन थी जो अमेरिका में बस गई। पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। भैया भाभी तो अभी नए ही थे, पर स्वागत सत्कार में, खान पान में कहीं कोई त्रुटि या अव्यवस्था नहीं हो पाई थी। मीता के पापा के तो बिछे जा रहे थे, पर बहन बहनोई, भैया भाभी, चाचा ताऊ सभी सौजन्य और विनम्रता की मूर्ति बने हुए थे। और जयमाला के समय जब मीता को देखा तो बस आंखें जुड़ा गईं। अपना यह रूप लावण्य इतने दिनों तक उसने कहाँ छिपा रखा था। लाल सुर्ख बनारसी साड़ी में लिपटी वह किसी सलोनी गुड़िया सी लग रही थी। अंतर्जातीय विवाह को लेकर एक शूल था मन में, वह भी जाता रहा। इसी बात को लेकर ननद रानी पहुंचती रही। अब सर उठा के सबके सामने कहूँगी, भाई हमने तो लड़की का रूप गुण देखा, विद्या बुद्धि देखी और घर परिवार देखा, बस जात पात को आजकल पूछता ही कौन है। अब थोड़ा सास के मन में ठंडक आई। जब उन्होंने पूरा स्वागत सत्कार देख लिया, बहू का रूप देख लिया, तब उन्हें लगा कि सब कुछ अच्छा है। 8-10 दिन घर में मेला सा लगा रहा। मीता जितने 2-4 दिन रही, ननदों के बीच दबी ढकी बैठी रही, उनके बच्चों का लाड़ दुलार करती रही, रिश्ते की सास और जेठानियाँ की मान मनोहार करती रही। सभी लोग प्रसन्न थे और जाते समय हर कोई मुझे बधाई देता हुआ गया। शादी के बाद दिनों 8-10 दिन के लिए मसूरी घूमने चले गए थे। उनके लौटने तक मैंने सविता को रोक लिया था। सोचा ननद भौजाई थोड़े दिन साथ रह लेंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह मैं रसोई में व्यस्त थी कि सविता पास आकर फुसफुसाई, माँ बहुरानी को तो देखा, बड़े बड़े पीले फूलों वाली मैक्सी पहनकर वह मेज लगा रही है। मैं और सविता दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। इस बात को कौन उठाए और कैसे? मैंने तो आजकल लड़कों को से खौफ खाने लगी थी, पर सविता को उन दोनों में घास नहीं डालती थी। दनदनाती हुई बाहर चली गई और बोली, माता रानी आज ये कौन सी पोशाक निकाल ली है? घर की ड्रेस है दीदी। फिर सविता की प्रश्नार्थक दृष्टि को समझते हुए बोली, माँ का ऑर्डर था कि मेहमानों के सामने साड़ी पहननी होगी, इसलिए इतने दिन पहनती रही, पर इतना बंधा बंधा लगता था उसमें, तो हमें मेहमानों में नहीं गिनती तुम? आप तो घर की ही हैं दीदी अपनी। और कोई वक्त होता तो इसी बात पर निहाल हो जाती।
पर इस समय समस्या ज़रा नाजुक थी। मैंने आगे बढ़कर कहा, बेटी, घर में जब तब कोई आ निकलता है और लोग अक्सर तुम्हें देखने के लिए आ जाते हैं, पर माँ साड़ी पहनकर ज़रा भी आरामदायक नहीं लगता। काम तो कर ही नहीं सकती, बस गुड़िया की तरह बैठकर रहना पड़ता है। तो अभी तो तुम्हारी गुड़िया की तरह सजने संवरने के ही दिन हैं। काम करने की तो ज़िंदगी पड़ी है। अभी तो मैं बैठी हूँ। ठीक है, लेकिन माँ, ऑफिस में तो साड़ी पहनकर जाना ज़रूरी नहीं ना। मुझसे तो गाड़ी चलाते ना बनेगी। दफ्तर सलवार कमीज पहनकर जाया करना। मैंने फैसला सुना दिया। लेकिन बहू घर में आती है तो समस्या सिर्फ पहनने ओढ़ने की तो नहीं रहती। अब देखिए कितनी समस्याएं शुरू होती हैं एक नए व्यक्ति के घर में आने से, और वह कैसे एडजस्ट होता है, पढ़ते हैं इस सुंदर कहानी में। उसका घर भर में उन्मुक्त होकर घूमना, खिलखिलाना, दिन भर ध्रुव डार्लिंग की रट लगाना, सिप से छीना झपटी करना, भूख लगने पर नाश्ते के डिब्बे टटोलना, बात बात पर गले में झूल जाना, सब कुछ आंखों में खटकने लगता है। बच्चों के पापा तक को तो उसने नहीं बख्शा था। सुबह वे अखबार पढ़ते तो उनकी कुर्सी के हत्थे पर बैठकर ही पूरा अखबार पढ़ जाती। घर में रहती तब तक उनके पास मंडराया करती, पापा का जाप किए जाती, उन्हें इसरार करके खाना खिलाती, दवाई समय पर ना लेने के लिए डांटती। शाम को लौटती तो चाय का प्याला हाथ में लेकर सीधे बगिया में पहुंच जाती और छोटे से पीढ़े पर बैठकर उनसे बतियाती रहती। उस समय तो सचमुच मेरा खून जल जाता। घर में तो जो चल रहा था ठीक ही था, बाहर उसका प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत थी। आसपास के घरों में कई जोड़ी आंखें उस समय खिड़कियों पर टंग जाती थीं। तो देखिए अब सासू माँ की तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, और जो नई बहू है वह अपने अनुसार घर को ढालना चाहती है। देखिए तकरार के साथ कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है। हैरत तो यह थी कि बच्चों को उनके पापा को यह सहज स्वाभाविक लगता था। उनके माथे पर सिकन तक नहीं आती थी। उस दिन तो हद हो गई। रोज की तरह हम लोग दोपहर कुछ चाय पी रहे थे। मीता आंधी की तरह घर में घुस आई। अरे आज इतनी जल्दी? पहले आप लोग आंखें बंद कीजिए प्लीज़। बात क्या है? पहले आंखें बंद। और हमारे पलक झपकाते ही उसने दोनों को गले में एक फूल माला डाल दी। तालियां बजाते हुए किलकिलाने लगी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये खुशी का दिन आपके जीवन में बार बार आए। तो सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं क्या होगा उस दिन। बताइए क्या हो सकता है उस दिन। अरे बात क्या है, मैंने कहना चाहा, और एकदम मुझसे याद आ गया, आज 12 दिसंबर थी, हमारी शादी की सालगिरह। दूसरी बातों में इतनी खो गई थी कि इसकी याद ही ना आई। मेरा चेहरा देखते ही वह मेरे गले में झूल गई। पकड़ी गई ना। आप लोगों ने सोचा होगा चुप्पी लगा जाएंगे तो सस्ते में छूट जाएंगे। ऐसा नहीं होगा पापा जी। 3-4 कड़कते नोट तैयार रखिए। हम लोगों की नीयत आज अच्छी नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला बेटे? हमें तो याद नहीं रहा था, इन्होंने गदगद होते हुए पूछा। लंच के समय ध्रुव की डायरी उलट पुलट रही थी, तब नज़र पड़ी उसकी, तो ऐसी खबर ली मैंने। इतनी महत्वपूर्ण बात भूल गया? ध्रुव है कहाँ? मैंने पूछा। सिम को लाने कॉलेज गया है, हमने तड़ी मारी है, तो उसे पढ़ने थोड़े ही देंगे। आज तो हंगामा होगा। अब देखिए बहू क्या नया खेल खेलने वाली है। उसको कितना उत्साह है मम्मी पापा सास ससुर की एनिवर्सरी मनाने के लिए। थोड़ी ही देर में दोनों भी वहाँ आ गए।
फिर तीनों ने मिलकर हम दोनों ने आरती उतारी, पैर छुए, उपहार दिए। मेरे लिए सुंदर रेशमी साड़ी, पापा के लिए स्वेटर। उसी समय दोनों चीज़ों का उद्घाटन करना पड़ा। कैमरे से घर की रंगीन तस्वीरें खींची गईं। फिर सब लोग फेमस स्टूडियो गए। वहाँ एक ग्रुप फ़ोटो हुआ। उस फोटो के लिए मीता पारंपरिक बहू की वेशभूषा में सजी थी और मेरे पीछे खूब अच्छे सिर ढककर खड़ी थी। शिव बार बार उसे छेड़ रहा था। फर्स्ट शो शिव कौन था? उसका देवर था, तो वह मीता को छेड़े जा रहा था। फर्स्ट शो हम लोगों ने अंगूर देखे। फिर ब्लू डायमंड में खाना खाया। क्वालिटी में आइसक्रीम और बनारसी पान वाले के यहाँ पान खाकर घर लौटे तो रात को 11 बज रहे थे। बेहद थक गई थी मैं, पर यह थकान भी कितनी मीठी थी। बाप रे, थक गई मैं तो। उन लोगों ने सचमुच एक हंगामा कर डाला। अब इतनी उछल कूद के लायक थोड़ी ही रह गई मैं। हम रात मैंने हंसते हुए कहा, पर देखा ये चुप हैं और आग्नेय दृष्टि से मुझे घूर रहे हैं। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। वह लड़की बेचारी माँ माँ कहकर मरी जाती है, और तुम? क्यों, मैंने क्या किया? मैंने खींचकर कहा। मन में छाई खुशी भाप कर बनकर उड़ने लगी थी। मुझसे क्या पूछती हो? अपने आप से पूछो, तुमने क्या किया है? वह बेचारी बिना माँ की लड़की, बिना माँ की है तो मैं क्या करूं? मैं एकदम फट पड़ी। शाम ममता का एक सोता फूट पड़ा अंतस में। वह जमने लगा था। बिना माँ की है तो मैं क्या करूं? यह तो बताइए, गोद में लेकर घूमूं या लोरी सुनाऊं? उन्होंने जवाब नहीं दिया और करवट बदलकर लेट गए। इतना गुस्सा आया, यह अच्छा तरीका है? जवाब देते ना बने तो बात ही खत्म कर दो। अब देखिए, सास ससुर में बहस चल रही है। इतना उसने स्वागत सत्कार किया, इतना उसने सम्मान रखा, इतना उसने प्यार दिखाया, लेकिन उसका भी सास पर कोई असर नहीं पड़ा। अजीब मुसीबत है। मैं बुदबुदाई। दिन भर घर में घींगा मुश्ती चलती रही है। छोटे बड़े का भी लिहाज नहीं रख जाता। फिर भी मैं कुछ नहीं कहती, चुपचाप देखती रहती हूँ। फिर भी मुझे चैन नहीं है। पराई लड़की पर तो लोगों को इतनी ममता हो जाती है। साल 6 महीने में अपनी जाई घर जाती है। उसका भी तो ऐसा लाड़ दुलार नहीं किया। वे एकदम पलटे। उसका लाड़ दुलार क्या खाक करूँगा? वह तो तुम्हारे अनुशासन में पली बड़ी हुई है, बिटिया है। आज तक कभी खुलकर बात भी की है उसने मुझसे? अब चुप रहने की बारी मेरी थी। जनवरी के प्रथम सप्ताह में ध्रुव को अचानक 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी जाने का आदेश मिला। घर में एक खुशी की लहर दौड़ गई। कितने सारे लोगों में सिर्फ उसी का चयन हुआ था। गर्व से हम लोगों के कलेजे गजगज भर हो गए थे। जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। मेरा दिल बैठने लगा था। लड़का पहली बार इतनी दूर परदेश जा रहा था, फिर नई नवेली बहू के पीछे छोड़कर जा रहा था। मीतू को भी क्यों नहीं ले जाते, घूम आएगी, इन्होंने कहा था। लेकिन मीता ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। वह बोली, बेकार रुपए फेंकने से क्या फ़ायदा पापा जी। ध्रुव का खर्च कंपनी देगी, मेरा तो हम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। कभी अपना भी चांस आएगा, है ना सिर्फ? वह देवर से ऐसे मजाक में कहती है। वह हमेशा की तरह हंसमुख बने रहने का भरसक प्रयास करती है, पर कभी कभी उसका चेहरा बेहद उदास हो जाता है। स्वाभाविक भी था, पर मुझे चिंता हो चली थी। आखिर मैंने एक दिन ध्रुव से कहा, बेटे तुम्हारे लौट आने तक मीता अपने पापा के यहाँ रहे तो कैसा? कहीं भी रह लेगी माँ, 6 महीने की तो बात है। पलक झपकाते बीत जाएंगे और सब कुछ ठीक ठाक
रहा तो लौटते समय 15-20 दिन के लिए उसे बुला लूँगा, घूम घाम लेंगे। तो उसने तो बात समाप्त कर दी थी, पर मेरी चिंता वैसी की वैसी बनी हुई थी। बच्चों के पापा का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ ठीक नहीं था। वह उदास बनी रहेगी तो उसका संबंध सीधे मुझ से जोड़ देंगे, इसलिए डर लग रहा था। शिव और मीता उसे छोड़ने मुंबई तक गए। लौटकर मीता अपने पापा के पास चली गई। उसकी भाभी के यहाँ लड़का हुआ था। फिर महीनों भर बाद भाभी अपने पीहर चली गई तो उसने घर की देखभाल के लिए वहाँ रह जाना चाहा, तो हमने कोई आपत्ति नहीं दिखी। घर एकदम सुनसान हो गया था। बच्चों के पापा ध्रुव से ज़्यादा मीता को याद कर रहे थे। हर चौथे 8वें दिन समधियाने पहुंच जाते, कभी घसीटकर साथ मुझे भी ले जाते। तब समधी जी चुटकी लेते, अपने बच्चों के लिए कैसे दौड़ दौड़ कर आ जाते हैं। आप मुझ गरीब की तो भी कभी सुध लिया कीजिए। और मुझ गरीब को कभी नहीं पूछते हैं। जो समधी जी हैं वह उनसे बार बार मजाक में बोलते हैं। शिव भी अक्सर देर से घर लौटता। कभी भाभी के साथ खरीदारी करनी होती या कभी उन्हें फिल्म दिखानी होती थी। कभी कभार वह भी घर पर आ जाती, पर पहले का सा तूफान बरपा नहीं करती। हंसती खिलखिलाती, पर उसमें पहले की सी जीवंतता नहीं थी। जब वह चली जाती तो यह कहते, कहाँ था, साथ चली जाओ। तब नहीं मानी, पैसे का मुँह देखती है। अब मन ही मन घुल रही है। मार्च का अंतिम सप्ताह रहा होगा। एक रात उनके पेट में जोर का दर्द हुआ। पता नहीं कितनी देर से तड़प रहे थे। मेरी अचानक नींद खुली तो देखा पेट पकड़े बैठे हैं, चेहरा सफ़ेद हो पड़ा है। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। क्या पेट दर्द हो रहा है? उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं उठी, पानी गर्म किया, रुई में हींग की डली लपेटकर उसे जलाया और लपेटकर अजवाइन, काला नमक, हींग, गर्म पानी लेकर इनके पास आई। वे मना कर रहे थे, पर जब मैं बार बार आग्रह करने लगी तो चिढ़कर बोले, जरा बात तो समझा करो, वैसा दर्द नहीं है भाई। फिर कैसा है? शिव की परीक्षा चल रही थी। पढ़कर शायद अभी अभी सोया था, पर उसे जगाना पड़ा। उतनी रात जाकर वह डॉक्टर शुक्ला को ले बुलाया। उन्होंने मुआयना किया और पूछा, ये तकलीफ़ कब से है आपको? जी 15-20 दिन से थोड़ा कष्ट हो रहा था। इतना ताव आया मुझे। इतने दिनों तक चुप बने रहने के क्या तुक है? शिव बोला, माँ, यह समय गुस्सा करने का नहीं, बाद में निपट लेंगे, पहले इन्हें संभालो। राम राम करके वह रात बीती। सुबह भर्ती होने ही पड़ा। ऑपरेशन ज़रूरी था। उन्होंने पहले ही अपने आदेश सुना दिए। प्राइवेट नर्सिंग होम में नहीं जाएंगे, सरकारी अस्पताल में भी प्राइवेट वार्ड नहीं लेंगे, जनरल में ही रहेंगे। इस ऑपरेशन के बाद नर्सिंग की बहुत ज़रूरत होती है। प्राइवेट वार्ड में कोई झांकता भी नहीं है। 10 बार बुलाने पर भी जाना पड़ता है। 10 बार बुलाने जाना पड़ता है। उनकी बात न मानने का कोई उपाय नहीं था। खजाने की चाबी उन्हीं के पास थी। ध्रुव यहाँ होता तो बात दूसरी थी, पर अब उतनी दूर उसे बुलाने का कोई मतलब भी ना था। जनरल वार्ड में जो एक रात गुजारी, उफ, जिंदगी भर याद रहेगी। इनकी वैसी हालत में नींद आने का कोई प्रश्न नहीं उठता। पर आसपास के वातावरण में मन को इतना बेझिल कर दिया कि सुबह उठकर लगा मैं ही बीमार पड़ गई हूँ। और दुर्गंध अब भी याद आती है तो मन पर कांटे से उड़ जाते हैं। सुबह शिव कहीं से चाय लाया था मेरे लिए, पर घूंट भर भी गले से नहीं उतरी।
10 बजे ऑपरेशन होने को था। 9 बजे ही इन्हें स्ट्रेचर पर डालकर ले गए। मैं और शिव के पीछे पीछे चल पड़े। जहाँ तक जाने को दिया वहाँ तक गए। फिर मैं वहीं बैठकर इष्ट देव का जाप करने लगी। शिव बेचारा दौड़ धूप में व्यस्त हो गया। नमस्ते बहन जी। मैंने चौंक कर देखा, मीता के पापा थे। आपने तो खबर ही नहीं की, इतने बेगाने हो गए हैं हम लोग। उनके स्वर में आक्रोश था, शिकायत थी। मैंने क्या जवाब देती? मैं उन्हें क्या जवाब देती? वो तो मीतू अभी किसी काम से घर गई थी, तब पड़ोसी मेहता साहब ने बताया। तो अब ऐसे उसको, मीता को, बहू को खबर लग जाती है। वह तो अपने मायके में थी, लेकिन उन लोगों ने, ससुराल वालों ने बुलाया भी नहीं। वह अचानक ही किसी काम से अपने ससुराल आई तो पता चला कि ससुर की तबीयत खराब है। तो मीता को ऐसे पता चलता है तो उसके पापा अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं और सास से शिकायत करते हैं कि आपने मुझे बेगाना समझ लिया, पराया समझ लिया। वो तो मीतू अभी किसी काम से घर आई थी, तब पड़ोसी मेहता साहब ने बताया। सब कुछ इतना अचानक हो गया, मैंने अपराधी स्वर में कहा। शिव बेचारा एकदम अकेला पड़ गया था। सारी दौड़ भाग उसी के जिम्मे थी। यही तो मैं कह रहा था, उसे अकेले सारी दौड़ भाग करने की क्या ज़रूरत थी? हम लोग किस लिए हैं? कल को ध्रुव सुनेगा तो क्या कहेगा? उनसे तो जो भी कहेगा, मुझे तो अपनी चिंता हो गई थी। ध्रुव मुझसे क्या कहेगा? इन पर इतना ताव आ रहा था, दर्द से तड़प रहे थे। पर मजाल है जो बटुए की पकड़ जरा सी ढीली हो जाए। जनरल वार्ड में रहेंगे, वहाँ नर्सिंग अच्छी होती है। अब इतने बड़े आदमी को इस नर्क में ले जाऊंगी तो कैसा लगेगा? अपनी उस दुश्चिंता में यह पूछना भी याद न रहा कि मीता कहाँ है। 11:30 बजे उन्हें ऑपरेशन थिएटर के पास वाले कमरे में लाकर रखा गया। ऐसे हट्टे कट्टे हंसते बोलते व्यक्ति को इस तरह असहाय अवस्था में देखकर मेरी तो रुलाई फूट पड़ी। मीता के भाई नरेश मुझे सहारा देकर बाहर ले आए। अब वापस बेंच पर बिठा दिया। असहाय सी मैं वहाँ बैठी रही। 2 घंटे बाद उन्हें वार्ड में ले जाने की अनुमति मिली। ये 2 घंटे मेरे लिए 2 युग के थे। क्यों? क्योंकि अस्पताल में, जनरल वार्ड में इतनी सफाई तो होती नहीं है, इसलिए गंदगी के मारे और कुछ थकावट के कारण उनको यह 2 घंटे कैसे लगे? 2 युग के बराबर लगे। वार्ड में वापसी के समय काफिला जरा बड़ा था। घर परिवार के लोग थे, स्टाफ के भी थे। ढेर सारी शीशियाँ स्ट्रेचर के साथ चल रही थीं और सब लोग उन्हें उठाए हुए थे। माँ, तुम सीढ़ियों से आ जाओ, लिफ्ट में तुम्हें परेशानी होगी, शिव ने कहा। तो मैं सीढ़ियों की ओर मुड़ गई। हाँफती काँपती ऊपर पहुंची। तब तक स्ट्रेचर शायद वार्ड में पहुंच चुका था, क्योंकि गलियारे में उसका कहीं पता नहीं था। मैं वार्ड तक पहुंची ही थी कि नरेश जी की आवाज़ आई, माँ जी उधर आइए, इधर आइए। उनके पीछे चलती हुई मैं गलियारे की छोर तक पहुंची। सर्व सुविधा युक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और खाली स्ट्रेचर थामे लोग बाहर निकले। यह कमरा, मैंने अस्फुट स्वर में कहा। भाभी ने आरक्षित करवाया है। मेरा असमंजस ताड़कर शिव पास आकर फुसफुसाया। ये उसके बस की ही बात थी जी। उसके पापा गर्व से बता रहे थे। अधीक्षक से जाकर भीड़ भिड़ गई। खड़े खड़े कमरे का आरक्षण करवा लिया। बहुत लड़ाकू है यह लड़की। मैंने मीता की ओर देखा। वह चुपचाप इनके पलंग के पास खड़ी थी। घर पर तो तिनका भी नहीं उठाती। नरेश बोले, यहाँ आई है तब से सफाई में जुटी है। 3 बार तो घर के चक्कर लगा आई। देखिए मीता कितना ज़्यादा अपने ससुराल का, अपने घर के लोगों का
ध्यान रख रही है। इस कहानी को पढ़कर आपको भी बहुत ही भावुक महसूस होगा, जितना अच्छा मालती जोशी जी ने लिखा है। ये सास जी को खुश करने के उपाय हैं, समधी जी ने स्नेह सिक्त स्वर में कहा। कमरा सचमुच धुला पोछा चमक रहा था। दोनों पलंग पर घर की साफ चादरें और तकिए रखे हुए थे। मेज पर सफ़ेद मेजपोश, अलमारी के कागज बिछे हुए थे। उसमें मेरे और इनके कुछ कपड़े तह कर रखे हुए थे। चाय, शक्कर, प्याले, प्लेटें, माचिस कुछ भी नहीं भूली थी। स्नान घर में बाल्टी, मग, तौलिया, चौकी सब व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। थोड़ी देर में स्टोव की गड़गड़ाहट शुरू हुई। देखा, मीता चाय बना रही है। माँ, चाय पी लीजिए। थोड़ी देर में वह मेरे सामने खड़ी थी। मेरे कमरे में आने के बाद से उसने पहली बार बात की थी। उसका स्वर अत्यंत सपाट था। चाय यहाँ? मैंने एक बेमतलब सा जुमला उठाया। तो कहाँ पिएंगी? क्या पापा को इस हालत में छोड़कर आप घर जाएंगी? उसकी बात में तर्क था। उससे भी ज़्यादा वजनदार उसकी आवाज़ थी। मैंने चुपचाप प्याला होंठों से लगा लिया। मेरे चाय लेते ही सबने जैसे राहत महसूस की, क्योंकि सभी थके हुए थे। बहुत बेमन से प्याला उठाया था मैंने, पर सच कहूँ तो पीने के बाद जी एकदम हल्का हो गया। सुबह से सिर भारी हो रहा था, यह भी थोड़ा उतर गया। 5 बजे के करीब उन्हें कुछ होश आया। मीता उनके पास बैठी हुई थी। उसे देखकर इतनी पीड़ा हुई, मैं भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। तब मुझे एहसास हुआ कि सचमुच उनकी यंत्रणा बहुत भीषण रही होगी। नहीं तो क्या ऑपरेशन से पहले एक बार भी अपनी लाडली बहू को याद न करते? पापा, आप और भैया अब घर जाइए। मीता का फरमान छूटा। रात को मेरा और माँ का खाना लेकर भैया आएगा। आप सुबह आइएगा। मैं फल फूल खा लूँगी। मैंने हल्का सा प्रतिवाद किया है। आपके लिए पक्का खाना बन जाएगा, उसने मेरी ओर देखे जवाब दिया। वैसे बहन जी, चाहें तो हमारे साथ घर चलकर? पापा प्लीज़, उसने जैसे सारे विवाद को समाप्त करते हुए कहा और उन दोनों को जबरन घर रवाना किया। फिर शिव के साथ बैठकर उसने सारे पर्चे पढ़े और फिर शिव को दवाइयाँ लाने भेज दिया और खुद उनके पलंग के पास स्टूल खींचकर बैठ गई। तो देखिए कितना सेवा भाव है मीता के अंदर, कि उसने पहले अपने ससुर को अच्छे कमरे में व्यवस्थित दाखिल कराया, भर्ती कराया, फिर उनका पूरा देखभाल किया, साथ ही अपने घर वालों का भी देखरेख करते हुए, सबको स्वस्थ रखते हुए अपने आप का भी ध्यान रखा। दूसरे पलंग पर चुपचाप पड़ी रही। बोलने की शक्ति नहीं थी। 2 रातों का जागरण था, थकान थी, तनाव था। कब झपकी लग गई पता ही नहीं चला। मीता ने खाने के लिए जगाया, तब जाकर आँख खुली तो जो सास थी, सास भी बहुत थक चुकी थी, क्योंकि वह 2 दिनों से अकेले ही परेशान हो रही थी। और जैसे ही मीता को खबर लगी तो वह दौड़कर आई। उसने सारा कुछ अपने आप संभाल लिया। समधी जी से रहा नहीं गया होगा, खाना लेकर खुद आ गए। बदले में लाड़ों को फटकार भी सुननी पड़ी। वे शिव का भी खाना लाए थे, पर मीता ने उसे अस्पताल में खाने नहीं दिया। तुम पापा के साथ घर जाओगे और सुबह परीक्षा के बाद ही यहाँ आओगे। तो देखिए, देवर की परीक्षा थी, उसका भी ध्यान उसने रखा और देवर को परीक्षा देने के लिए अपने पिताजी के साथ भेज दिया। लेकिन अभी
लेकिन भाभी यहाँ, वह मिमी आया। मतलब उसने भाभी से कहा कि यहाँ कौन रहेगा, यहाँ भी तो ज़रूरी है। यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ मैं हूँ, माँ है और भैया हैं। तो उसने अपने भाई को वहाँ रोक लिया कि हम लोग यहाँ देखेंगे, तुम अपनी परीक्षा दो जाके। शिव बहुत कुनकुनाया, आखिर उसे जाना ही पड़ा। उन लोगों को छोड़ने के लिए नरेश जी नीचे तक गए। मीता ने उनसे मेरे लिए पान मंगवाया। पान के बिना आज पूरा दिन हो गया था, पर मुझे याद नहीं आई थी। पर पता नहीं कैसे मीता जान पड़ गई थी। खाने के बाद उसने मेरा बिस्तर ठीक किया, फिर स्नान घर में जाकर सारी प्लेटें गिलास धो डाले, दूध एक बार फिर गर्म किया और सोने की तैयारी करने लगी। भैया 12 बजे तक मैं एक झपकी ले लूँ, फिर ड्यूटी पर आ जाऊँगी, फिर चाहे आप पूरी रात सोए रहना, उसने कहा और आराम कुर्सी से मैं हाथ का तकिया बनाकर लेट गई। नरेश जी पलंग के पास एक कुर्सी खींचकर बैठ गए। मेरे आराम में जरा भी विघ्न न डालते हुए दोनों भाई बहन पूरी रात भर ड्यूटी निभाने को तत्पर थे। मुझे कैसा लगा, मीता, मैंने स्नेह सिक्त स्वर में आवाज़ दी। भैया आराम से कुर्सी में लेट जाएंगे, तुम इधर पलंग पर आ जाना, दिन भर खड़ी खड़ी है। पता नहीं मेरी आवाज़ में कुछ था या उसने प्रतिवाद नहीं करना चाहा। वह चुपचाप मेरे पास आकर लेट गई। आप सोने लगे तो मुझे जगा लीजिएगा भैया, उसने कहा और आंखें मूंद ली। नरेश जी आराम कुर्सी पलंग के पास खिसकाकर उसमें लेट गए। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। अब सब सोने के लिए सब शांति से लेट गए। मैंने मीता की ओर देखा। पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे सविता की याद हो आई। 2 बच्चों की माँ हो गई थी, पर अब भी कभी उस पर बचपन सवार हो जाता, माँ के पास लेटने का मोह हो आता। उन क्षणों में वह एकदम नन्ही सी बच्ची बन जाती है। मेरे पास लेटी यह नन्ही सी लड़की, इसका भी तो कभी कभी मन होता होगा, तब किसके आंचल में मुँह छुपाती होगी। बड़ी बहन है, वह 7 समंदर पार इतनी दूर है। भाभी तो खुद ही लड़की है अभी। तो अब देखिए सास के मन में कितनी ज़्यादा बातें चल रही हैं कि जो बहू मेरे पास आज लेटी है, वह भी किसी की बेटी होगी, वह भी किसी के पास किसी माँ के आंचल में सोना चाहती होगी, लेकिन मीता की तो माँ थी नहीं। तो आज सास को सब बातें याद आ रही हैं। वह मेरी ओर पीठ करके लेटी थी, निस्पंद। सलवार सूट उतारकर उसने नाइटी पहन ली थी। उसमें वह एकदम बच्ची सी लग रही थी। दिन भर किसी उग्र तेज से दबदब करता उसका चेहरा अब एकदम निरीह, निष्पाप, शिशु का सा लग रहा था। तो सोते समय तो सभी कैसे लगते हैं, बिल्कुल मासूम लगते हैं ना। कोई को भी देखो सोते समय, उसका स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन सोते समय हर व्यक्ति बहुत ही मासूम लगता है। ऐसे ही मीता लग रही थी। ममता का एक ज्वार सा उठा मन में, एकदम उसे अंक में भर लेने की इच्छा हुई, पर संकोच में मैं बस उसकी पीठ पर बालों पर हाथ फेरती रही। अचानक मेरी उंगलियां उसकी पलकों को छू गईं। वे गीली थीं। क्या हुआ बेटा? देखिए कितना भावुक पल है। इस कहानी को सुनकर शायद है किसी की आंखें न भर रही हों। आपको भी ऐसा ही एहसास हो रहा होगा कि माँ के प्यार का स्नेह ही अलग होता है। तो यहाँ उसने मीता को, जैसे ही मीता की पलकों पर हाथ लगाया तो उसकी पलकें कैसी थी, नम थी। तो सासू माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने प्यार से पूछा। वह कुछ नहीं बोली, बस जैसे रुलाई रोकने के लिए होंठें सख्ती से भींच रही हो, तो वह अपने रोना रोकने की कोशिश कर रही थी।
अपने पापा जी के लिए परेशान हो, पर डॉक्टर साहब तो कह रहे थे वह एकदम ठीक हैं, ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, बस 1-2 दिन में उठकर बैठ जाएंगे। यही कह रहे थे ना। कहते कहते मैं भी शंकाकुल हो उठी। वह एकदम पलटी, कुछ क्षण मुझे देखती रही, फिर मेरी छाती से मुंह छिपाकर सुबकते हुए बोली, पहले यह बताइए आपने हमें खबर क्यों नहीं दी? तो उसको दुख था कि मैं इनकी बेटी हूँ और मैं ही इनकी बहू हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे पराया बना दिया, मुझे खबर तक नहीं दी। उसके मन में यह दुख था। पापा जी इतने बीमार हो गए और किसी ने मुझे याद भी नहीं किया, किसी को मेरी याद भी नहीं आई। यही तो अपने आप को कटघरे में खड़ा करके मैं बार बार पूछ रही थी, मुझे उसकी याद क्यों नहीं आई? अपने बिटिया को मैं कैसे भूल गई? तो ये थी हमारी कहानी मालती जोशी जी के द्वारा। स्नेह बंध, जिसमें कितना स्नेह मालती जोशी जी ने दर्शाया है। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए। आगे की वीडियो में इसके अभ्यास कार्य के द्वारा इस पाठ को और समझेंगे। धन्यवाद।